हाँ, ओवरहेड कॉस्टिंग का मेन फंडा यही है कि मटेरियल लेबर को छोड़ के बाकी जितना एक्सपेंडिचर होता है वो सबको ओवरहेड बोलते हैं। देखो हम यहाँ पे कैटेगरी दिया है ओवरहेड एक्सपेंस का, ये रहा क्लासिफिकेशन। 3 हेड में तुम ओवरहेड्स को बांट सकते हो एलिमेंट वाइज। इनडायरेक्ट मटेरियल एक ओवरहेड है जिसको तुम इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हो। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो दोनों मेन कॉस्ट हो गया। उसके अलावा कोई भी इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, जैसे शर्ट बना रहे हो तो कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन बटन और धागा इनडायरेक्ट मटेरियल है। मेन लेबर जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है वो हो गया डायरेक्ट लेबर। अब उस लेबर का हेल्पर लेबर है तो उसको इनडायरेक्ट लेबर बोल सकते हो, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं बना रहा है, वो मेन लेबर को मदद कर रहा है। वैसे ही कई एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जैसे ऑयल, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। बाकी हो गए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे फैक्ट्री के गेट पे दरबान, सुपरवाइजर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तुम ओवरहेड्स बोल सकते हो। 2 हेड में बांट लो, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 चला गया, 3 आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस में चला गया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो चला गया। अब एलिमेंट वाइज बाकी 3 आइटम, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनको तुम ओवरहेड्स बोल सकते हो। एक्टिविटी वाइज 4 तरीके का ओवरहेड तुम बोल सकते हो, 3 तरीके का, सॉरी। फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट खर्चा लगे उनको फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में ओवरहेड लगे उनको ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलते हैं। और जो सेल करने के लिए खर्चा लगे उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं। जो हम लोग कॉस्ट शीट में सीखे थे ना, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट के बाद जितना आइटम था सब ओवरहेड था। फैक्ट्री के अंदर का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस का एक्सपेंसेस, शोरूम या सेल्स कनेक्टेड एक्सपेंस, याद है? यस सर। हाँ, और बिहेवियर वाइज 3 टाइप का ओवरहेड्स हो सकता है। वेरिएबल ओवरहेड जो पर यूनिट प्रोडक्शन के साथ बदले, फिक्स्ड ओवरहेड जो यूनिट प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं हो, और सेमी वेरिएबल ओवरहेड जिसमें थोड़ा एलिमेंट ऐसा है जो बदलेगा प्रोडक्शन या आउटपुट के साथ, और कुछ एलिमेंट ऐसा है जो नहीं बदलेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम 10,000 रुपया तक सेल करो, 10,000 यूनिट बेचोगे, हम तुमको 3 रुपया पर पीस कमीशन देगा। 10,000 से ऊपर जितना भी को आओगे पर पीस 3 रुपया करके कमीशन देगा। तो इसमें कुछ एलिमेंट फिक्स्ड है, 10,000 यूनिट तक तुम जितना भी बेचोगे पर पीस 3 रुपये मिलेगा, और उसके ऊपर जितना बेचोगे तुमको हम पर पीस में 10% का इंक्रीमेंट देता रहेगा। तो सेमी वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड दोनों कैटेगरी आ गया। तो यानी ओवरहेड्स इन सब को बोलते हैं। अदर एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एवरीथिंग इज ओवरहेड अकॉर्डिंग टू कॉस्टिंग। सर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? देखो फैक्ट्री के अंदर 2 टाइप का डिपार्टमेंट हो सकता है। 2 टाइप बोला हम, डिपार्टमेंट बहुत सारा हो सकता है। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है आइटम बनाना। जैसे अगर मान लो मेरा केक एंड बिस्किट का फैक्ट्री है, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक में केक बन रहा है, एक में बिस्किट बन रहा है। ये दोनों मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है। लेकिन इनको मदद करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब तुम्हारा फैक्ट्री का जो रेंट लग रहा है वो तो दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी लग रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट्स के लिए भी लग रहा है। मान लो सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जांपल देते हैं, कैंटीन है तुम्हारे दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेबर काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 दोनों डिपार्टमेंट में लेबर और रॉ मटेरियल लग रहे हैं। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में कैंटीन है, वो मदद कर रहा है, खाना वाना अरेंज करके देता है लेबर लोग को। वो खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो लेबर लोग को खाना वाना अरेंजमेंट का ऑप्शन देता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो खुद कुछ नहीं बना रहा, लेकिन वो फैक्ट्री के दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, मैनेजेरियल डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट वाले लोग जो डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल वाले लोग, ये सब हो गए सर्विस डिपार्टमेंट जो फैक्ट्री के अंदर काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है उनका, वो लोग मदद कर रहे हैं फैक्ट्री के प्रोडक्शन वर्क को। अब प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो टोटल में पता है हमको, कितना प्रोडक्शन 1 में लगा, कितना प्रोडक्शन 2 में लगा। और मान लो सर्विस डिपार्टमेंट में भी 2 डिपार्टमेंट है मेरा,
तो कितना सर्विस डिपार्टमेंट 1 में लगा, कितना सर्विस डिपार्टमेंट 2 में लगा, ये ब्रेकअप नहीं पता। मान लो हम 50,000 रुपया भाड़ा दे रहे हैं फैक्ट्री प्रेमाइसेस का, अब उसके अंदर ये चारों डिपार्टमेंट है, तो हमको इस 50,000 को चारों में बंटवारा करना है, बांटना है, एलोकेट करना है। वैसे ही तुम्हारा कैंटीन का खर्चा है, कैंटीन में तुम्हारे सभी लोग खा रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के लोग भी, सर्विस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग भी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग भी। मान लो सर्विस डिपार्टमेंट 2 है तुम्हारा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है तुम्हारा, एक में केक बन रहा है, एक में बिस्किट बन रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट 2 है तुम्हारे, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो चारों डिपार्टमेंट के लोग तो कैंटीन में खाना खा रहे हैं, कैंटीन का तो टोटल बिल एक आएगा कि कैंटीन का अलग अलग बिल आएगा चारों डिपार्टमेंट के हिसाब से? कैंटीन तो तुम्हारे फैक्ट्री का एक ही आएगा। तो अब तुमको ये फैक्ट्री का जो कैंटीन का टोटल खर्चा लगा वो चारों डिपार्टमेंट में बंटवारा करना है। वैसे ही और भी बहुत सारे खर्चे हैं जिनका तुमको बंटवारा करना है चारों डिपार्टमेंट में, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब अल्टीमेटली तुम पब्लिक को प्रोडक्ट बेच के सर्विस डिपार्टमेंट से कुछ बिकने वाला है क्या? सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ सेल्स होगा क्या? सर्विस डिपार्टमेंट से कोई पैसा वसूली होगा क्या? दिव्यम और जेनी, नहीं सर। सर्विस डिपार्टमेंट से कोई पैसा वसूली हो सकता है क्या वापस ऑर्गेनाइजेशन को, कि बस वहां खर्चा लग रहा है खाली? बोलो। नहीं हो सकता। तुम अल्टीमेटली पैसा तो केक और बिस्किट बेच के वसूल करोगे। तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सर्विस में जो खर्चा लग रहा है, अकाउंट डिपार्टमेंट तुमको कहीं से कमाई थोड़ी ला के दे सकता है। तुमको कमाई कौन ला के देगा? तुम्हारा बिस्किट और केक, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। लेकिन खर्चा चारों डिपार्टमेंट में लग रहा है। तो तुम पहला काम ये किए कि सारा एक्सपेंडिचर को चारों डिपार्टमेंट में बांट दिए। अब तुम्हारा जो सर्विस डिपार्टमेंट का भी खर्चा लगा वो भी तुम अल्टीमेटली प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 में जो आइटम बन के निकलेगा उन्हीं को बेच के वसूल करोगे। यानी दोनों सर्विस डिपार्टमेंट का जो फाइनल टोटल फिगर आएगा वो भी तुमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में बंटवारा करना पड़ेगा। यानी हम लोग 2 टाइप का बंटवारा इस चैप्टर में, जो फुल फ्लेजेड सम बनेगा उसमें 2 टाइप का बंटवारा करना सीखेंगे। पहले सारा एक्सपेंडिचर को चारों डिपार्टमेंट में बांटना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, या और भी अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और भी अगर सर्विस डिपार्टमेंट है, सब में बंटवारा करना सीखेंगे। पहला काम इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तुम सारा एक्सपेंडिचर को प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में बांट दिए। बांटने का तरीका क्या होगा वो हम लोग अभी 5 मिनट में बात करने वाले हैं। तुम बंटवारा कर दिए, पहला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम खत्म। अब चारों डिपार्टमेंट का टोटल निकाल लिए बंटवारा करने के बाद। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में टोटल कितना खर्चा लगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में टोटल कितना खर्चा लगा, सर्विस डिपार्टमेंट 1 में कितना टोटल लगा, सर्विस डिपार्टमेंट 2 में कितना टोटल लगा। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट 1 का जो टोटल खर्चा है उसको प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वैसे सर्विस डिपार्टमेंट 2 का जो टोटल खर्चा है वो भी प्रोडक्शन 1 प्रोडक्शन 2 में बढ़ जाएगा। यानी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी में सारा खर्चा चारों डिपार्टमेंट में बांटे या सारे डिपार्टमेंट में बांटे, सेकेंडरी में सिर्फ सर्विस सेक्टर का खर्चा को प्राइमरी में बांटे। तो हमको 2 टाइप का बंटवारा इस चैप्टर में करना है, यही इस चैप्टर का मेन थीम है। और इसका एक और सेकेंड वेराइटी का सम आता है, उसका बाद में करेंगे। 2 वेराइटी का सम इस चैप्टर से बनता है, एक ये प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का और दूसरा एक और वेराइटी का जिसको अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसका बात हम लोग नेक्स्ट वाले आने वाले क्लासेस में करेंगे। अब सर कौन सा आइटम किस बेसिस पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो बताइए। कौन सा आइटम किस बेसिस पे बटेगा? तो ये रहा वो पूरा का पूरा लिस्ट। तुमको जैसे बताया रेंट, रेट एंड टैक्सेस, कौन सा एरिया, कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया ऑक्युपाई कर रहा है उसके हिसाब से रेंट का बंटवारा होगा। होना भी यही चाहिए ना। एक पूरा मेरा मान लो 1000 स्क्वायर फीट का जगह है जिसमें 200 स्क्वायर फीट मेरा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम लग जा रहा है, 200 स्क्वायर फीट एक प्रोडक्शन, 400 स्क्वायर फीट एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बचा, और कितना 400
उसमें से एक में 250, एक में 150। एक सर्विस डिपार्टमेंट 250 स्क्वायर फीट एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और एक सर्विस डिपार्टमेंट 150 स्क्वायर फीट एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। तो टोटल 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। चारों डिपार्टमेंट कितना कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो हमको बता देगा और मेरे को बताएगा रेंट टोटल तुम 50,000 दिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं, रेंट तुम टोटल 50,000 दिए, तो 50,000 को इस 2:4:2.5:1.5 का रेशियो में बांट सकते हैं, हाँ या ना? यानी तुमको रेंट को एरिया वाइज बांटना है, कितना एरिया का रेशियो बन रहा है। वैसे तुम इंश्योरेंस करवाए हो स्टॉक का, तो स्टॉक के कौन सा डिपार्टमेंट कितना वैल्यू ऑफ स्टॉक यूज़ कर रहे हैं या कितना वैल्यू ऑफ स्टॉक प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें बेसिस पे बढ़ जाएगा। कोई फिक्स्ड एसेट का इंश्योरेंस का खर्चा है तो कौन सा डिपार्टमेंट कितना फिक्स्ड एसेट यूज़ कर रहा है उसके बेसिस पे बढ़ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट वो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट पे बटेगा। स्टोर्स का ओवरहेड वैल्यू ऑफ मटेरियल पे बटेगा, क्योंकि स्टोर रूम में क्या होता है, रॉ मटेरियल पड़ा रहता है, तो किसका कितना रॉ मटेरियल स्टोर रूम में पड़ा है, स्टोर का खर्चा उस रेशियो में बढ़ जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस, ये एक आइटम याद रखना हमेशा, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में बटेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बटेगा। सर इन पे सम्स होंगे? हाँ बिल्कुल, अभी प्रैक्टिकल सम करेंगे हम लोग इस पे। कुछ नहीं है, सिंपल है बाबू एकदम। तुमको टोटल देगा और तुमको 4 डिपार्टमेंट या 5 डिपार्टमेंट बता देगा, तुम टोटल को उस रेशियो और नीचे आइटम का रेशियो दे देगा। तुमको बस जज करना है कि कौन सा आइटम में कौन सा रेशियो काम आएगा। अब तुमको नीचे दे देगा एरिया इतना है तुम्हारा, हर डिपार्टमेंट का कितना स्टॉक का वैल्यू है वो बता दिया, हर डिपार्टमेंट का कितना डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल है वो बता दिया, तुमको टोटल दे दिया। ये जो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस है ना, इनका टोटल दे देगा और ये जो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट है वो नीचे दे देगा। अब तुमको जज करना है कौन सा किस बेसिस पे बटेगा। जैसे हम तुम्ही से पूछते, अब तुम बताना कैंटीन एक्सपेंसेस किस बेसिस पे बटना चाहिए चारों डिपार्टमेंट में। बोलो, कैंटीन का खर्चा, कैंटीन एक्सपेंस चारों डिपार्टमेंट में आ जाता है सर, सब खाना खाए बैठ के। हाँ, तो फैक्ट्रीज में जनरली कैंटीन में खाना बनता है, लेबर लोग को एक टाइम खाना फ्री दिया जाता है, ठीक है। हाँ। अब हमको एक बात बताओ दिव्यम, तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 हैंडल कर रहे हो मान लो, जेनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 हैंडल कर रही है और हम एक सर्विस डिपार्टमेंट और कोई एक और है वो एक सर्विस डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं। अब बताओ, तुम्हारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जेनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेरे सर्विस डिपार्टमेंट और एक और जो सर्विस डिपार्टमेंट है, चारों में नंबर ऑफ लेबर सेम होंगे, नंबर ऑफ वर्कर सेम होंगे? नहीं। तो दिव्यम 1:1 में खर्चा कैसे बांट देंगे हम? तुम तो इक्वली बंटवारा कर दिए कैंटीन के खर्चे का चारों डिपार्टमेंट में। हम तो सर मतलब बंटवारा कर दिए, मान लो सब में सेम बंदे तो नहीं, अगर सेम बंदे हैं तब, लेकिन ऐसा जनरली मेरे को नहीं लगता किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा कि हर डिपार्टमेंट में सेम नंबर ऑफ बंदे होंगे। मतलब सर 2-3 ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि सब में तो 20-30 नहीं। अब एक बात समझाओ हमको दिव्यम, तुम्हारा केक बनाने वाला डिपार्टमेंट है, मान ले तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना जहाँ केक बनने का काम हो रहा है। दिव्यम, केक बनाने में और बिस्किट बनाने में ऑलमोस्ट सेम लेबर लगेंगे, बिस्किट में कम लगेंगे। एग्जैक्टली दिव्यम। और अब मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट हैंडल है, क्या अकाउंट डिपार्टमेंट में 100-150 आदमी को लेके काम करेंगे क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 100-150 लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या अकाउंट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में 100-150 लोग होंगे? सर जो नंबर ऑफ पीपल होंगे उनके रेशियो में बांट। एग्जैक्टली दिव्यम, यही अंदाजा लगाना सीखना, ये लिस्ट रटना नहीं है दिव्यम। रेंट हमेशा एरिया के लिए देते हो ना दिव्यम? यस सर। तुम एक घर में रहते हो, जेनी एक घर में रह रही है, हम एक घर में रह रहे हैं, हम लोग के घर का साइज अलग अलग होगा ना? यस सर। और टोटल रेंट जो दे रहे हैं वो रेंट जो जितना एरिया यूज करे उतने एरिया के हिसाब से रेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यस सर। तो यही चीज सीखना है हम लोगों को, ये लिस्ट रटना नहीं है, क्योंकि ये जो लिस्ट वाला बात है ना, ये आगे आने वाले 1-2 चैप्टर में और आएगा, तुम्हारे सेमेस्टर 4 में जब क्वेश्चन आएगा दोबारा, तब फिर तुम्हारे पास फिर से आएगा ये ऐसा एक चैप्टर। तो तुमको ये अंदाजा बनाना सीखना है
तुमको वहाँ पे टोटल हर एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट दे देगा, नीचे बंटवारे का रेशियो दे देगा। तुमको वो बंटवारे का रेशियो यूज करना आना है, कौन सा आइटम किस रेशियो पे जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिस्ट पर इलेक्ट्रिक चार्जेस हमेशा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे बढ़ता है, कौन कितना लाइट पॉइंट्स यूज कर रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बंटवारा होता है। पावर जो होता है, पावर देखो इलेक्ट्रिसिटी पावर दो चीज होता है फैक्ट्री में। इलेक्ट्रिसिटी हो गया तुम्हारा नॉर्मल लाइटिंग के लिए, और पावर लगता है तुम्हारा मशीन को चलाने के लिए। तो तुम्हारा किस मशीन का कितना हॉर्स पावर है, एचपी ऑफ मशीन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन। मशीन का हॉर्स पावर होता है, जो जितना हॉर्स पावर हेवी वेट मशीन होगा वो उतना ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा होगा तुम्हारा। फिर उसे पता चल जाएगा कि हर डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना है। हाँ, हमको यही जानना है दिव्यम, तभी तो दिव्यम हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि केक हम 250 रुपया करके बेचेंगे और बिस्किट 100 रुपया पैकेट करके बेचेंगे। क्योंकि जब तक हमको टोटल खर्चा इन दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बटा हुआ नहीं होगा, जब तक हमको टोटल कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट नहीं पता होगा दिव्यम, हम उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे क्या? नहीं ना। नहीं। इसीलिए क्या कर रहे हैं बेटा, तुमको रेंट टोटल में दिया है, तुम पहले प्रोडक्शन और सर्विस दोनों चारों डिपार्टमेंट में उनके रेशियोज में बांट दे रहे हो। लाइट का खर्चा दिया है, पावर का खर्चा दिया है, कैंटीन एक्सपेंस दिया है, सुपरवाइजर का सैलरी, कौन सा सुपरवाइजर कितना वर्कर को हैंडल कर रहा है उसके हिसाब से उसका बंटवारा होना चाहिए। अगर टोटल सैलरी दिया हुआ है तो एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस नंबर ऑफ वर्कर पे होना चाहिए। जनरल एक्सपेंस हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस में बढ़ जाता है। जनरल जब भी वर्ड यूज करें उसको हमेशा डायरेक्ट वेजेस में बांट दें। तो ऐसे करके लिस्ट है, हम लोग अभी सम करेंगे तो समझ में आएगा और बेटर। इंश्योरेंस करवा रहे हो फिक्स एसेट का, तो कौन सा डिपार्टमेंट कितना वैल्यू का फिक्स एसेट यूज कर रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस एसेट का वैल्यू पे होता है। 10 लाख का मशीन और 1000 रुपया का मशीन का सेम इंश्योरेंस होगा। 1000 रुपए का सर इंश्योरेंस ही आगे एग्जाम्पल लिया बाबा, अरे तुम तो और एक है। नहीं ठीक है, मान लो एक बार हम बोल रहे हैं मेरे पास 1000 रुपया का मशीन है जिसका हम इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, 10 लाख का मशीन है, क्या दोनों का प्रीमियम हम सेम देगा? नहीं। यानी तुम्हारा इंश्योरेंस का जो टोटल खर्चा लगा, कौन सा डिपार्टमेंट कितने वैल्यू का फिक्स एसेट यूज कर रहा है उसके बेसिस पे बचना चाहिए। स्टॉक का इंश्योरेंस कराया तो कौन सा डिपार्टमेंट में कितना वैल्यू का स्टॉक है, इस तरीके से हम लोगों को बंटवारा करना है। तो तुम चारों डिपार्टमेंट में बांट दिए खर्चा। अब सर्विस डिपार्टमेंट में जो खर्चा लग रहा है वो पैसा भी तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही थ्रू वसूल कर पाओगे, इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट को भी वापस दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बंटवारा कर दो। हर सर्विस डिपार्टमेंट को दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना भी तुम्हारे यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनमें बंटवारा कर दो। ये प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर। अब क्या होगा, सारा खर्चा अल्टीमेटली प्रोडक्शन 1 और प्रोडक्शन 2 के हेड में आ गया, है ना। तुमको प्रोडक्शन 1 डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट पता चल गया दिव्यम, तुमको टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का टोटल कॉस्ट पता चल गया जेनी। अब जब तुमको ये पता है तो तुम ये डिसाइड कर पाओगे कि हम कितना रुपया पर पीस करके बेचें, क्योंकि वो टोटल कॉस्ट हमको वसूल करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का। अब अगर तुम्हारा मान लो केक डिपार्टमेंट में 2 लाख खर्चा लगा है और तुम टोटल मान लो 50,000 पीस केक बना रहे हो, तो पर केक कितना कॉस्ट लगा? क्या बोले सर? 20 लाख लगा। चलो अब बोले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में मतलब केक के डिपार्टमेंट में 20 लाख खर्चा लगा। यस। और तुम्हारा ना और तुम्हारा वहाँ टोटल 50,000 केक बना, एक केक का 40 रुपया होगा। वैसे ही तुम्हारे यहाँ टोटल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 था, जो बिस्किट डिपार्टमेंट है मेरे एग्जांपल में, वहाँ पे मान लो तुम्हारा टोटल 5 लाख खर्चा लगा और तुम 1000 पैकेट बिस्किट बना रहे हो, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1000 कर दोगे। 500 से ज़्यादा लग गया सर। नहीं चलो एक काम करते हैं, 500 रुपए का 1 लाख पैकेट बिस्किट बना रहे हो, तो 5 रुपया करके तुम्हारा पर बिस्किट पैकेट का कॉस्ट आया और 40 रुपया करके तुम्हारा पर केक का कॉस्ट आया। अब तुम डिसाइड कर पाओगे ना कि हम केक किस सेलिंग प्राइस में बेचें। हमको अगर 10% प्रॉफिट कमाने का मन है तो 45 रुपये में बेचेंगे, हमको 20% प्रॉफिट कमाने का मन है तो 50 रुपये डिसाइड करेंगे। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज तो कॉस्ट पे अप्लाई करके डिसाइड करेंगे ना, हमको पहले एग्जैक्टली पर यूनिट कॉस्ट पता होना चाहिए, तब हम उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। तो ये चैप्टर हमको यही मदद करता है
हम टोटल कॉस्ट का बंटवारा कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ ओवरहेड का बात हो रहा है, मटेरियल और लेबर का नहीं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं बांटेंगे हम लोग इस चैप्टर में, क्योंकि सिर्फ ओवरहेड चैप्टर का नाम है। तो सारा जो मटेरियल लेबर को छोड़ के अदर एक्सपेंसेस है, हमको उनका बंटवारा सीखना था। अब आते हैं सम के ऊपर। मैटर क्लियर है, हम कर क्या रहे हैं? Yes, sir. चलो एक एग्जांपल करते हैं फटाफट। देखो, पी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। पी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी और 2 सर्विस सेक्टर डिपार्टमेंट है एक्स और वाई। तुमको बोला है फॉलोइंग बजटेड एक्सपेंसेस फॉर द दिसंबर 2009 इज गिवन बिलो। तुमको बता रहा है रेंट एंड रेट्स 5,000 रुपया खर्चा हुआ, जनरल लाइटिंग 600 रुपया खर्चा हुआ, इनडायरेक्ट वेजेस 1500 रुपया खर्चा हुआ, पावर का 1500 रुपया खर्चा हुआ, डिप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी 10,000 रुपया हुआ है और सन्ड्री एक्सपेंस यानी छोटे मोटे एक्सपेंसेस 10,000 रुपये हुए या अदर एक्सपेंसेस 10,000 रुपया लगे। तुमको 1 2 3 3 6 आइटम दे दिया खर्चा का। अब तुमको बंटवारा का बेसिस भी दिया, ये रहा। तुम लोग गेस करोगे कौन सा आइटम किस बेसिस पे बटेगा। देखो, तुमको हर एक डिपार्टमेंट में कितना एरिया स्क्वायर मीटर में यूज़ हो रहा है वो बता दिया, 2,000, 2,500, 3,000, 2,000, 500। तुमको बता दिया हर डिपार्टमेंट में कितना वैल्यू का मशीन है हर डिपार्टमेंट में। तुम्हारा हर डिपार्टमेंट में कितना घंटा मशीन चल रहा है, मशीन आवर दे दिया। लाइट पॉइंट्स दे दिया, कौन से डिपार्टमेंट में कितना लाइट पॉइंट है। डायरेक्ट वेजेस दे दिया सब डिपार्टमेंट का। हॉर्स पावर ऑफ द मशीन दे दिया। डिपार्टमेंट ई में कोई मशीन नहीं है, ABCD 4 में मशीन है और उनमें हर एक मशीन का हॉर्स पावर कितना है और कौन से डिपार्टमेंट में कितना घंटा काम हुआ वो भी दे दिया, वर्किंग आवर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्किंग आवर से मतलब था हमको, सर्विस डिपार्टमेंट का वर्किंग आवर मेरे काम नहीं आएगा, इसलिए नहीं दिया। तो अब एक एक आइटम पकड़ते हैं। रेंट किस बेसिस पे बटेगा? रेंट लैंड का वैल्यू पे, एरिया पे। वही सर, लैंड कितना मतलब कितना यूज हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में कितना लैंड यूज हो रहा है उसके एरिया पे। जनरल लाइटिंग लाइट पॉइंट्स पे बढ़ जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस पे बटेगा, ये हम पहले ही बोल दिया था। इनडायरेक्ट अगर मटेरियल दे देगा तो डायरेक्ट मटेरियल पे बटेगा वो, और इनडायरेक्ट वेजेस दे देगा तो डायरेक्ट वेजेस पे बटेगा वो। क्योंकि हम तुमको एग्जांपल देते वक्त समझाया था कि इनडायरेक्ट वेजेस यानी किसको, वो लेबर जो मेन लेबर को मदद कर रहा है, तो यानी वो डायरेक्ट लेबर को जो मदद कर रहा है। जो लेबर डायरेक्ट मशीन पे काम कर रहा है उसका मदद करने वाला लेबर को जो पेमेंट करते हैं वो हो जाता है मेरा इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट वेजेस। तो इनडायरेक्ट वेजेस हमेशा डायरेक्ट वेजेस पे बटेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा डायरेक्ट मटेरियल पे बटेगा। इसके अलावा हमको दिया है यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, वो वैल्यू ऑफ द मशीन पे बटेगा। और सन्ड्री एक्सपेंसेस हम बोला ही था, अदर एक्सपेंसेस कुछ भी दे वो वर्किंग आवर या फिर डायरेक्ट वेजेस जो दिया रहे उस पर बटेगा। यहाँ पे वर्किंग आवर दिया हुआ है तो हम सन्ड्री एक्सपेंसेस को वर्किंग आवर पे बांट सकते हैं। अब जो दिया वो मज़ेदार चीज़ दिया। तुम्हारा यहाँ पे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था ना, ABC, और D और E क्या था, सर्विस डिपार्टमेंट। अब देखो तुमको बता रहा है D, तो हम लोग क्या सीखे थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सारे खर्चों का बंटवारा करना, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया D और E को तीनों डिपार्टमेंट में बांट देने का। लेकिन यहाँ देखो क्या मज़ेदार कहानी दी है। बोल रहा है D बटेगा A में 20%, B में 30%, C में 40% और E में भी 10%। और E जो है वो ABCD में बटेगा। यहाँ कहानी उलझ गया। D जो है एक सर्विस डिपार्टमेंट है और वो E नाम के सर्विस डिपार्टमेंट में भी बट रहा है, और E जो है एक सर्विस डिपार्टमेंट है वो D नाम के सर्विस डिपार्टमेंट में भी बट रहा है। यानी सर्विस डिपार्टमेंट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट में भी बंटवारा हो रहा है उसका। और अब एक प्रॉब्लम आएगा, जब तुम D बांटोगे तो D तो ख़त्म हो जाएगा A B C और E में बट के, लेकिन अब जैसे ही E बांटोगे फिर D में फिगर आ जाएगा। ये तो बार बार चलता रहेगा। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। इसका 2 तरीका होता है, एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, ये बार बार चलाते रहो और जब एकदम छोटा फिगर हो तब लास्ट में मत बांटो उसको। मतलब जब 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया तक का फिगर आ जाए तो छोड़ दो। और दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन मेथड, और वही मेन है
दो इक्वेशन बनाओ, एक बार में दोनों डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा, वही झमेला ख़त्म। तो वो भी हम लोग सीखेंगे। अब देखो तुमसे क्या मांगा है, अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। पहले तो सारा ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ, जिसका मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने बोला है तुमको। फिर बोला स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, उसके बाद हमको ओवरहेड का रेट भी निकाल के बताओ। वो रेट हम लोग वो रेट निकालना 1 सेकंड का काम है, उसका बाद में करेंगे। और चौथा नंबर क्वेश्चन को एक बार हाथ में रखो, उसका बाद में करेंगे। ठीक है, तो तुमसे 3 चीज करने बोला है। पहला काम बोला प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ, दूसरा काम बोला सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ, और तीसरा काम में बोला रिकवरी रेट निकाल के बताओ। तो ये 3 चीज हम लोग एक ही फॉर्मेट में सीख जाएंगे। चौथा वाला काम वो अलग है, पहले पूरा तीनों करने के बाद उसका बात करेंगे। तो देखो फटाफट ये लोग क्या किया। पहला काम किया, देखो रेंट को फ्लोर स्पेस पे बांटा। तो देखो फॉर्मेट क्या है इसको बंटवा सम्स को करने का। पहला होगा आइटम का नाम या पर्टिकुलर्स, तुम जो भी लिखना चाहो। दूसरा कॉलम तुमको बनाना पड़ेगा बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, मतलब तुम किस परसेंटेज पे या किस मतलब तरीके से बांटोगे, वो बेसिस बताना पड़ेगा। तीसरा कॉलम होगा टोटल कॉलम, मतलब वो रेंट का अमाउंट पूरा लिख दो, जनरल लाइटिंग का पूरा अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट का कॉलम लिख दो। अब देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC लिखा और सर्विस डिपार्टमेंट DE लिखा, यानी पांचों डिपार्टमेंट का नाम लिखो। तो पहले आइटम का नाम लिखो, दूसरा उसको बंटवारे का तरीका लिखो, तीसरा टोटल अमाउंट लिखो, और उसके बाद सारे डिपार्टमेंट का नाम लिख दो। ये तुम्हारा फॉर्मेट है। अब देखो रेंट को बांटा 5000 को फ्लोर स्पेस पे, जनरल लाइटिंग को बांटा लाइट पॉइंट पे, इनडायरेक्ट वेजेस को बांटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेस पे, पावर को बांटा हॉर्स पावर पे, डिप्रिसिएशन को बांटा वैल्यू ऑफ द मशीन पे, सन्ड्रीज को बांटा डायरेक्ट वेजेस पे। और डायरेक्ट वेजेस तो खुद एक्चुअल है, डायरेक्ट वेजेस सिर्फ और डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल अगर देगा तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं। अब तुम लोगों का क्वेश्चन हो सकता है अगर जेन्युइनली सोचो तो कि सर ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्ट आइटम वहाँ का ही होता है। हम लोग ओवरहेड्स का बंटवारा सीख रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का बंटवारा नहीं। हम डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर सर्विस डिपार्टमेंट में इसलिए लिखा क्योंकि हमको अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट को बंटवारा करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। हमको सारे अदर एक्सपेंसेस, मेन डायरेक्ट मटेरियल और मेन डायरेक्ट लेबर को छोड़ के हमको सारे अदर एक्सपेंसेस का तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बंटवारा करना है। इसीलिए हम सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस अगर दिया रहेगा तो वो लिखेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखेंगे। तो ये बंटवारा का कि हमको परसेंटेज करके एक बार चेक करवाना है कि बात समझ में आ रहा है कि रेंट कैसे फ्लोर स्पेस पे बट रहा है, या एक आध आइटम पहले डिस्कस कर लें। बोलो कैसे? एक आध सर एक आइटम। बार कर लीजिए। अच्छा ठीक है, एक आध आइटम करते हैं। चलो देखो रेंट का तुम्हारा कितना खर्चा लगा जेनी? 5000 रुपया सब में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। रेंट का 5000 लगा, तो एरिया का रेशियो क्या हो रहा है? 2000, 2500, 3000, 2500, मतलब 2 तो 4, 4500, 7500, 9500, 10000। एरिया कितना है तुम्हारा? 10000 टोटल। तो तुम 5000 डिवाइडेड बाई 10000 इंटू 2000 करो तो ए का एरिया, ए का रेंट आ गया। 5000 रुपया खर्चा लगा डिवाइडेड बाई 10000 स्क्वायर मीटर है तुम्हारा टोटल एरिया, इंटू 2500 करो तो बी का आ जाएगा। 5000 डिवाइड बाई 10000 इंटू 3000 करो तो सी का आ जाएगा। ये सर समझ गया। तो यानी जेनी हम इसी को रेशियो पकड़े, यानी मेरा मेजर काम जेनी केवल यही है कि हमको कौन सा आइटम किस अपॉर्चमेंट में बटेगा, किस बेसिस पे बटेगा, हमको वो पकड़ना ठीक से ज़रूरी है। जैसे जनरल लाइटिंग 600 रुपया, इसको हम लोग किस पे बांटेंगे? लाइट पॉइंट पे। टोटल लाइट पॉइंट कितने हैं? 10, 15, 20, 10, 5, तो 15 और 10 25, 25 और 20 45, 45 और 10 50, 55, 55 और 5 60, तो टोटल लाइट पॉइंट 60 है। 600 रुपया खर्चा लगा है, तो 600 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10 तो ए का आ गया। 600 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 15 तो बी का आ गया। 600 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5 तो सी ई का आ गया।
तो हम इसी को रेशियो पकड़ेंगे और उस टोटल एक्सपेंसेस का बंटवारा कर देंगे। यस सर। दिव्यम ठीक है ये? यस सर। अब आएगा असली चीज़ सीखने वाला। हम पहला काम तो बड़ा आसानी से कर दिए। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सिंपल था सर, खाली बेसिस ठीक से पकड़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बता रहा है कि मेरे 7,550 रुपया खर्चा लगा, बी बता रहा है कि मेरे यहाँ 7,200 रुपया खर्चा लगा, सी बता रहा है मेरे यहाँ 9,650 रुपया खर्चा लगा, सर्विस डिपार्टमेंट डी बता रहा है मेरे यहाँ 4,625 रुपया खर्चा लगा, और सर्विस डिपार्टमेंट ई बता रहा है कि मेरे यहाँ 1,575 रुपया खर्चा हुआ। अब ये जो 4,625 और 1,575 है, इन दोनों को भी हमको ए बी और सी में बंटवारा कर देना है। डिपार्टमेंट डी का टोटल ए बी सी में बांट देना है, डिपार्टमेंट ई का टोटल ए बी सी में बांट देना है, और बांटने का तरीका ये दिया हुआ है। डिपार्टमेंट डी जो है वो 20% ए में बटेगा, 30% बी में, 40% सी में और 10% ई में। वैसे ही डिपार्टमेंट ई जो है वो 40% ए में, 20% बी में, 30% सी में और 10% सी डिपार्टमेंट डी में बटेगा। तो हमको डिपार्टमेंट डी को ए बी सी और ई में बांटना है और डिपार्टमेंट ई को ए बी सी और डी में बांटना है। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। अब बोल रहे सर, जब इतना पंगा करना ही था इन लोग को, तो जो डी था वो ये पहला ए बी सी में बांटता, ई भी ए बी सी में बांटता। ऐसा भी सम्स आता है दिव्यम। दिव्यम तुम्हारा 95% सम्स ऐसा ही आएगा एग्जाम में कि एक दूसरे में नहीं बटेंगे ये लोग। तुमको बोलेगा कि डिपार्टमेंट डी जो है ना वो बस एबीसी में बांट दो, डिपार्टमेंट ई जो है वो भी एबीसी में बांट दो। वही सर, वही लॉजिकल रहेगा, वरना ये तो वही हुआ। हाँ मालूम है, ये लोग एक्चुअली में तुमको प्रैक्टिस अलग अलग वैरायटी का करवाने के लिए ये सब बुद्धि लगा रहा है। रियल वर्ल्ड में सर्विस डिपार्टमेंट कभी भी सर्विस डिपार्टमेंट में बट सकता है क्या? अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कैंटीन डिपार्टमेंट से कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? नहीं। वही तो बोले, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट से खर्चा के हिसाब से कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? क्या ऐसा कोई खर्चा होगा कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट सर्विस फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कर रहा होगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए कर रहा होगा? ऐसा कोई खर्चा नहीं होता। इसीलिए ये तरीका रियल वर्ल्ड में नहीं होता, लेकिन यहाँ सब में अपने को दिया है तो अपने को करना है। जनरली दिव्य तुम जो बोल रहे हो वही होगा कि डिपार्टमेंट डी जो है वो एबीसी में बढ़ जाएगा और डिपार्टमेंट ई जो है वो भी एबीसी में बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ दिया है तो हम लोगों को करना है। तो अब देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये देखो, ये लोग क्या किया, ओ ये लोग पहले वो बना लिया ना। एक मिनट, इक्वेशन कहाँ बनाए ये लोग? ये देखो दिव्यम, ये लोग यहाँ पे पहले तुमको एक मेथड तो तुमको ये दिखाया, जो तुम्हारे स्क्रीन पे तुमको मेथड दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये लोग क्या किया, 4,625 को वो जो रेशियोज दिया है ना पहले 3-4 में बांटा, मतलब बार बार बांटा। दो मेथड है दिव्यम, एक मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड, या जिसको लोग स्टेप लेडर मेथड भी बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर स्टेप लेडर मेथड, इसका मतलब दिव्यम यही है, बार बार बांटते रहो जब तक कि इतना छोटा अमाउंट हो जाए कि फिर उसके बाद किसी में मत बांटो उसको। जैसे देखो यहाँ पे 4,625 को ये लोग सर्विस डिपार्टमेंट डी को 2:3:4:1 यानी 20, 30, 40 और 10 वो जो परसेंटेज दिया था उसको लोग रेशियो बना लिया, 2:3:4:1 करके चारों डिपार्टमेंट में बांट दिया। तो देखो 4,625 को नेगेटिव लिखा डी डिपार्टमेंट में और ए बी और सी और ई में बांट दिया उसको 925, 1388, 1850, 462। अब डिपार्टमेंट ई का टोटल कितना हो गया, 1575 प्लस 462, 2037। अब वो 2037 को फिर ए बी और सी डी में बांटा। अब फिर डी में एक फिगर आ गया 204 रुपया। अब फिर इस डी का फिगर को ए बी सी और ई में बांटा।
अब ई में इतना छोटा फिगर आ गया 20 रुपया जैसा, जिसको बार बार बांटने का दरकार नहीं है। उस 20 रुपये को खाली ABC में बांट दिया और झमेला ख़त्म कर दिया। मतलब बार बार D डिपार्टमेंट को ABC में बांटो, E डिपार्टमेंट को ABCD में बांटो, फिर वैसे ही टोटल आ जाए फिर बांटो, और ये करते रहो जब तक कि एक डिपार्टमेंट का इतना छोटा फिगर आ जाए कि सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट के बंद कर दो, उसको वापस सर्विस डिपार्टमेंट में मत बांटो। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड या स्टेप लेडर मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड। तुम ट्राई करते रहो, ये एग्ज़ाम में हम लोगों को नहीं करना है। एग्ज़ाम में तुमको मेथड का नाम नहीं देगा दिव्य। यस देनी, आपको एग्ज़ाम में बोलेगा बस प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ। तो हम लोग कौन सा करेंगे, हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड करेंगे, जिसका नाम हम लोग अभी एक और नाम बोले थे, क्या बोला था इसका एक और नाम, हम इक्वेशन मेथड बोला था, लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला। तुम लोग को याद है मैथ्स में तुम लोग 7, 8, 9, 10 में साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाया करते थे? यस सर। ये वही कहानी है, लेकिन आप लोग को उतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है कि सर ये कैसे बनेगा, उतना टेंशन का बात नहीं है। देखो डिपार्टमेंट डी को ए बोल लो एक बार और डिपार्टमेंट ई को बी बोल लो, या तुम लोग डी और ई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे इक्वेशन बनाया, ए इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डी में तुम्हारा टोटल फिगर कितना आ रहा था 4625 ना, यस सर। और डिपार्टमेंट बी में 1575 ई में। तो देखो यानी डिपार्टमेंट डी का टोटल होना कितना चाहिए, खुद का 4625 प्लस 10% ई का। आई रिपीट, डिपार्टमेंट डी का टोटल होना कितना चाहिए था, 4625 खुद का प्लस 10% ई का, है ना। उसको ई का भी 10% मिलेगा प्लस खुद का 4625 है। यस। तो देखो ये लोग कैसे इक्वेशन बनाया, ए इक्वल्स टू, या तुम लोग डी इक्वल्स टू भी बोल सकते हो, डी इक्वल्स टू 4625 प्लस 0.1 ऑफ ई। एक इक्वेशन बनाइए, नहीं क्लियर हुआ? यस सर, ये तो हाँ सर। जेनी क्लियर है? यस सर। अब देखो सेकंड इक्वेशन बनाओ और सिंपल एकदम। अब y के लिए, e के लिए इक्वेशन बनाओ, तो e का खुद का 1575 प्लस 10% डी का, e का टोटल फिगर कितना होना चाहिए, e इक्वल्स टू खुद का 1575 प्लस 10% ई का, है ना। तो वो देखो वही इक्वेशन बना 1575 प्लस 0.1 ऑफ ए नाम दिया है डी को और बी नाम दिया है ई को, तो ई इक्वल्स टू 1575 प्लस 10% ऑफ डी। यानी एक इक्वेशन बना डी इक्वल्स टू 4625 प्लस 10% ऑफ ई, और एक इक्वेशन बना ई इक्वल्स टू 1575 प्लस 0.10% ऑफ डी। ये दो इक्वेशन बने, ये क्लियर है जेनी और दिव्यम? यस। अब बस सिंपल बात है, एक इक्वेशन को दूसरा में डाल दो। कैसे हम बता देते हैं, सुनो। तुम्हारा एक इक्वेशन क्या बना है, कहीं पे लिख लो, या तो एक बार d इक्वल्स टू 4625 प्लस 0.1 ऑफ ई, पहला इक्वेशन ये बना है तो, और दूसरा इक्वेशन क्या बना है, e इक्वल्स टू ई का पूरा एक वैल्यू बना है। पहला इक्वेशन के एंड में क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, हाँ। तो उस ई में ये पूरा ई का वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, d इक्वल्स टू 4625 प्लस 0.10 इंटू 1575 प्लस 0.1 डी। यस सर। बस अब क्या, उसको सॉल्व कर दो, डी का वैल्यू निकल जाएगा, उससे पूरा सॉल्व करोगे तो। मतलब दो इक्वेशन बनाओ और एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में डाल दो। जैसे अगर हम बोलते हैं ना x इक्वल्स टू 10 प्लस ए एंड a इक्वल्स टू 5, तो हम क्या कर सकते हैं, उस a में इस a का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना 5। बस वही यहाँ पर किया, दो इक्वेशन बनाया। पहला इक्वेशन बना d इक्वल्स टू 4625 प्लस 0.1 ई, और फिर एक इक्वेशन बना e इक्वल्स टू पूरा, तो वो जो पहला वाला इक्वेशन में लास्ट में e आ रहा है उसमें e का पूरा वैल्यू डाल दो, तो अल्टीमेटली वहाँ d एक ऐसा रह जाएगा जो निकालना है, बाकी सब तो फिगर है, d सॉल्व करोगे पूरा d सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लोग निकाला, एक बार d निकल जाएगा तो फिर किसी भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दो तो e निकल जाएगा। थोड़ा मैथ आ रहा है,
थोड़ा मैथ, एकदम बेसिक मैथ। तो यहाँ पर डी और ई का वैल्यू निकल गया। डी का वैल्यू निकला है 4831 और ई का वैल्यू निकला है 2058। बस अब खाली एक बार बंटवारा कर दो। 4831 को चारों में बांट दो, देखना 2058 डी का टोटल आएगा और उसको फिर चारों में बांट दो, सब नील हो जाएगा। तो जब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो तो आपको डी और ई का जो फिगर मिलेगा, एक बार डी का फिगर ए बी सी और ई चारों में बांट दो, तुम देखोगे ई का टोटल उतना ही आएगा जो तुम्हारा ई का टोटल आना चाहिए था। और जैसे ही बांटोगे ई भी नील डी भी नील। तुमको एक एक बार दोनों में बांटना है, सेकेंड टाइम बंटवारा करने का दरकार नहीं पड़ेगा। ठीक है? यस सर। दिव्यम क्लियर है? यस सर। तो ये था मेरा पहला पार्ट। तो सर इसमें आपको तो 3 क्वेश्चन पूछा था, आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सर अब एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगा? एब्जॉर्प्शन रेट निकालना, एक मिनट कहाँ गया, टोटल ओवरहेड जो तुम्हारा लगा है अब डिपार्टमेंट ए बी और सी में, डिवाइडेड बाय तुम्हारे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो ये देखो, तीनों डिपार्टमेंट का तुमको वर्किंग आवर दिया है, तीनों डिपार्टमेंट में कितना घंटा काम हो रहा है तुमको ये दिए है। जब तुम्हारा ए बी सी का टोटल आ गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, इस टोटल को हर एक डिपार्टमेंट का टोटल को उसके वर्किंग आवर से डिवाइड कर दो, या लेबर आवर दिया रहता तो लेबर आवर से डिवाइड कर दो, तुम्हारा पर आवर रेट आ जाएगा। तुमसे यही पूछा था थर्ड क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में पूछा था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ, सेकंड क्वेश्चन में पूछा था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ, थर्ड क्वेश्चन में बोला ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल के दिखाओ। तो तीनों डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी, तीनों का टोटल कॉस्ट आ गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, हाँ या ना? अब उसको हर एक को उसके वर्किंग आवर से डिवाइड कर दो, या वर्किंग आवर या लेबर आवर दिया रहे तो, और वर्किंग आवर लेबर आवर नहीं दिया रहे तब फिर मशीन आवर से डिवाइड करना। पहला ट्राई हमेशा वर्किंग आवर या लेबर आवर को दो, क्योंकि तुम पर लेबर आवर रेट देखते हो हर डिपार्टमेंट का ओवर रेट के लिए। तो तुम तीनों डिपार्टमेंट में जो तुम्हारा टोटल कॉस्ट आया, जैसे देखो यहाँ पर, एक सेकंड दिखाते हैं, ये देखो तुम्हारा रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद डिपार्टमेंट ए का खर्चा आया 9339, डिपार्टमेंट बी का खर्चा आया 9061 और डिपार्टमेंट सी का खर्चा आया 12200। डी और ई तो नील हो गया। तो तीनों डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट तुमको मिल चुका है। अब तुम हर एक डिपार्टमेंट में जितना घंटा काम हुआ है उस टोटल कॉस्ट को उतने घंटे से डिवाइड कर दो, यानी 9339 डिवाइडेड बाई डिपार्टमेंट ए में जितना वर्किंग आवर है, 9061 डिवाइडेड बाई डिपार्टमेंट बी में जितना काम हुआ है, एंड 12200 डिवाइडेड बाई डिपार्टमेंट सी का वर्किंग आवर। तुम जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा, एक सेकंड रुको यार, शायद दिया होगा, ये रहा देखो 9339 डिवाइडेड बाई 6226, तो 1.5 रुपया पर लेबर आवर या 1.5 रुपया पर वर्किंग आवर तुम्हारे यहाँ डिपार्टमेंट ए में खर्चा लग रहा है। 9061 डिवाइडेड बाई 4026 आवर्स, तो डिपार्टमेंट बी में 2 रुपया 25 पैसा करके लग रहा है, और डिपार्टमेंट सी में तुम्हारा 3 रुपया करके पर लेबर आवर कॉस्ट आ रहा है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेट निकालना। तो हम लोग 3 चीज़ सीख गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और एब्जॉर्प्शन रेट। ये क्लियर है? यस सर। दिव्यम ये क्लियर है? यस सर। अब हमको साइमल्टेनियसली वाला में थोड़ा डाउट लग रहा है। क्यों, क्या लग रहा है? बोल। वही बोल रहे थे सर, वो पॉइंट में है सर, इतना निकलेगा कहाँ? नहीं, तुमको ज़्यादातर एग्जाम में वो लोग राउंड फिगर देगा। नहीं सर, वो उसमें बोला ना 10% ऑफ डी, तो 0.1%, हाँ 0.1 आ रहा है वैल्यू। हाँ, तो लोग 0.1 ही तो लिखा है। देखो तुम साइमल्टेनियसली लिखा है सर, साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं होता ना सर इतना, फिर वो कैसे सर निकलेगा? नहीं, तुम्हारा जो फिगर आएगा तुम उसको राउंड फिगर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको पैसा में बंटवारा नहीं करना, तुम वो टेंशन ले रहे हो ना। हाँ
तुम वही बोलना चाह रहे हो ना कि पैसा में बंटवारा कैसे होगा? ऐसा नहीं सर, हम बोल रहे हैं मतलब वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू नहीं आ रहा। कैसे नहीं आएगा दिव्यम? ये जो सॉल्व किया है एग्जैक्टली वही आएगा। तुम सॉल्व करके देखियो। हाँ कैसे? देखो यहाँ पे देखो 4625 प्लस 0.1 बी, यस बी में तुम पुट करोगे 1 इंटू 1575 प्लस 0.1 ए। यस इसको ये लोग सॉल्व करेगा राउंड फिगर में 483, मतलब राउंड फिगर में अमाउंट नहीं आएगा, लेकिन तुमको जो भी पैसा में आ रहा होगा उसको राउंड फिगर में ले लेना होगा। 4831 लिया है और बी का वैल्यू 2058। तुम्हारा ये नहीं आ रहा है 4831 और 2058? मेरे से सर खाली 483 आया है। क्या बात कर रहे हो? 483 खाली? ठीक है, हम इसको सॉल्व करके देखेगा और हम सॉल्व करके भेज देगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके ग्रुप में फोटो डाल देगा, ठीक है? यस 483 इतना छोटा फिगर नहीं आना चाहिए, फिर भी देख लेगा, क्योंकि 483 इतना छोटा फिगर आएगा कैसे? डिपार्टमेंट डी का खुद का खर्चा 4625 था, प्लस ए का जोड़े प्लस ई का जोड़ेंगे तो 4625 से ज़्यादा ही आएगा ना, कम कैसे आ सकता है? तुम्हारा खुद का खर्चा 4625 है, प्लस तुम ई का जोड़ रहे हो, तो 4831 ठीक आ रहा है, क्योंकि 4625 से ज़्यादा हो रहा है, कम कैसे हो सकता है? ठीक है, हम सॉल्व करके भेज देगा इक्वेशन को ग्रुप में, ठीक है? यस अब उसके बाद अच्छा, चौथा वो क्वेश्चन बच गया मेरा जो हम बोले थे, और लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और इसी से क्लियर होगा हम लोग ये कर क्यों रहे थे। असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, तुमको एक ऑर्डर मिला दिव्यम, कहीं से किसी का एक ऑर्डर मिला, तुमको बोला तीनों यूनिट का ए बी सी तीनों का एक एक आर्टिकल का ऑर्डर मिला। तुम्हारा ए के लिए मटेरियल लग रहा है 50 रुपया और लेबर लग रहा है 30 रुपया। तुमको बता रहा है ये जो ए बी सी तीनों यूनिट का ऑर्डर मिला है उसके लिए टोटल मटेरियल 50 रुपया और टोटल लेबर 30 रुपया लग रहा है। अब तुम हमको एक बात बोलो, तुम 80 रुपया कॉस्ट जोड़ोगे मटेरियल लेबर जोड़ के? यस सर। अगर तुम 80 में थोड़ा पैसा जोड़ के अगर बेच दोगे तो तुम प्रॉफिट खाओगे कि लॉस खाओगे अल्टीमेटली? 80 में सर 80 में थोड़ा प्रॉफिट जोड़ के अगर बेच दो उस आर्टिकल को जो ऑर्डर मिला है नया, तो तुम प्रॉफिट कमाओगे कि लॉस खाओगे अल्टीमेटली? अगर थोड़ा सा पैसा, मतलब मान लीजिए सर 80 रुपया लगा टोटल, अगर हाँ, तो अगर तुम 5-7 रुपया और जोड़ के बेच देते हो, प्रॉफिट नहीं होगा सर। क्यों लॉस, क्यों प्रॉफिट नहीं होगा? सर ओवरहेड्स नहीं आया ना। एग्जैक्टली सर, अदर खर्चा का तो आप इम्पैक्ट ही नहीं लिए। लेबर को चाय पानी पिलाए होंगे, यही तुम्हारा सारा पावर, डिप्रिसिएशन, सन्ड्री एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लाइटिंग, रेंट, इनका इम्पैक्ट तो लिए ही नहीं सर आप। तो बेटा देखो, मेरे को मटेरियल का 50 रुपया लग रहा है, लेबर का 30 रुपया लग रहा है, और मेरे को यहाँ बता रहे हैं तीनों डिपार्टमेंट में इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कितना घंटा काम हुआ। डिपार्टमेंट ए में 4 घंटा काम हुआ, डिपार्टमेंट बी में 5 घंटा काम हुआ, डिपार्टमेंट सी में 3 घंटा काम हुआ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट में कितना कितना घंटा काम हुआ। तो बेटा जब हम ये रेट निकाल लिए ना, देखो अब यहाँ पे क्या किया है लोग, ये देखो मटेरियल और लेबर का 50 और 30 रुपये लिख दिया। अब देखो तुम्हारे यहाँ डिपार्टमेंट ए में 4 घंटा काम हुआ और तुम्हारा पर घंटा का रेट कितना है डिपार्टमेंट ए में? 1.5 रुपया। इसीलिए उस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट को उस डिपार्टमेंट के वर्किंग आवर या मशीन आवर या लेबर आवर से डिवाइड कर लिए। बात क्लियर हुआ? यस सर। तो ये 1.5 रुपया जो रेट निकला है, अब तुम्हारा ये नया ऑर्डर जो तुमको मिला है कहीं से, उसको पूरा करने में तुम्हारा 4 घंटा काम होता है। तुमको पता है डिपार्टमेंट ए में 1 घंटा काम करने का 1.5 रुपया खर्चा आ रहा है, तो अगर ये ऑर्डर को पूरा करने में डिपार्टमेंट ए में 4 घंटा काम होगा तो मेरा 6 रुपया का खर्चा आएगा। वैसे डिपार्टमेंट बी में 2 रुपये 25 पैसे का खर्चा आ रहा है और डिपार्टमेंट बी इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए 5 घंटा काम करेगा, तो 5 घंटा इंटू 2 रुपये 25 पैसा 11 रुपये 25 पैसे का एक और खर्चा लगेगा। डिपार्टमेंट सी इस ऑर्डर को पूरा करने में 3 घंटा काम करने वाला है और 3 रुपये मेरा पर घंटा का कॉस्ट आ रहा है, तो यानी 9 रुपया डिपार्टमेंट सी में भी खर्चा होगा। तो ओवर हेड का 6 रुपया 11 रुपया 25 पैसा 9 रुपया,
इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए ये कॉस्ट और लगेगा। तो अब मटेरियल का कॉस्ट 50 रुपया, लेबर का कॉस्ट 30 रुपया, डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड का कॉस्ट 6 रुपया, डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड का कॉस्ट 11 रुपया 25 पैसा, डिपार्टमेंट सी के ओवरहेड का कॉस्ट 9 रुपया, यानी टोटल ओवरहेड का कॉस्ट 26 रुपया 25 पैसा। तो 50 प्लस 30 प्लस 26 रुपया 25 पैसा, तुम्हारा टोटल कॉस्ट उस एक आर्टिकल को पूरा करने का 106 रुपया 25 पैसा लग रहा है। अब तुम उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के बेचो तो तुम कमाओगे। अगर तुम सिर्फ मटेरियल लेबर को देख के उस प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड कर लेते और उस पर प्रॉफिट परसेंटेज लगा के बेच देते, तुम लॉस खा जाते, क्योंकि तुम्हारा ओवरहेड का जो कॉस्ट है उस ऑर्डर को पूरा करने का, हर डिपार्टमेंट का, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, इसीलिए सारा खर्चा पहले तीनों प्रोडक्शन और सर्विस में बांटे, सर्विस को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिए, यानी अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट निकल के आ गया। और फिर उसको वर्किंग आवर से डिवाइड करके हम रेट पर आवर निकाल लिए। और अब यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा, मटेरियल लेबर का खर्चा हमको अलग से पता ही होगा उस ऑर्डर को पूरा करने का, ओवरहेड का खर्चा हम ऐसे निकाल के जोड़ लेंगे, मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अब हम उसमें अपना प्रॉफिट चार्ज करके बेच सकते हैं। क्लियर है दिव्या? यस जेनी, क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो ये है मेरा ओवरहेड कॉस्टिंग का